नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीपीएससी TRE 4 के लिए जीके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आज इस सीरीज़ में जो हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये जो सीरीज़ है क्वेश्चन नंबर 158 से स्टार्ट हो रहा है, और ये आज का लास्ट सीरीज़ है जिसमें कि मौर्योत्तर काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसी प्रकार हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। देखते हैं हम आज का क्वेश्चन है कि 158 कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। जो कलिंग नरेश खारवेल था उसका संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए महामेघवाहन वंश, ऑप्शन बी चेद वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश से, ऑप्शन डी रठभोजक वंश से, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज राइट। इसका ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। जो कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध है, यह बताया जाता है कि यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेद वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ था। तो इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था, और खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराजा कुदेब तीसरे शासक थे। तो पाताल गृहलेख इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि खारवेल इस वंश का दूसरा शासक महाराज कुदेब तथा खारवेल कुदेब और कुदेब इसके तीसरे शासक थे, तथा पातालपुर गुहलेख का संबंध महाराजा कुदेब से है, और कलिंग नरेश खारवेल का ही हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कि प्राकृतिक भाषा में है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 159। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गिरनार स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन बी जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेख के साथ, ऑप्शन डी सारनाथ लेख के साथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हाथी गुम्फा लेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है, वो 160 है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? ऑप्शन ए प्राकृति, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्राकृति। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति प्राकृति भाषा में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161 है। शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ था। शक संवत किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी पूर्व यानी 78वीं ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 58 ईस्वी में, ऑप्शन डी 78 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 78 ईस्वी पूर्व में। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऑप्शन ए में दिया है 58 ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा से पहले, और बी में दिया है 78 ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले, और सी में दिया हुआ है 58 ईस्वी पूर्व, और डी में दिया है 78 ईस्वी। तो ये 58 ईस्वी और 78 ईस्वी, तो इस प्रकार से जो शक संवत वर्ष का प्रारंभ हुआ था वो ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ना कि ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162 है। निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए शकों को, ऑप्शन बी कुषाणों को, ऑप्शन सी मौर्यों को, ऑप्शन डी गुप्तों को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कुषाणों को। जो शक संवत का श्रेय, स्थापना का श्रेय दिया जाता है वो कुषाणों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के युग में प्राप्त
हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न निम्न इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी मेनांडर, ऑप्शन सी विम कटफिसेस, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। विम कटफिसेस ने जो स्वर्ण मुद्रा थी उन्होंने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर प्रचलन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। जो कला की गांधार शैली थी वो किस समय उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ? ऑप्शन ए कुषाणों के समय में, ऑप्शन बी गुप्तों के समय में, ऑप्शन सी अकबर के समय में, ऑप्शन डी मौर्यों के समय में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कुषाणों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है राजगृह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कश्मीर में। जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा थी वह कश्मीर नगर में आयोजित की गई थी। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का विशाल जो स्तूप समय को निर्धारित करता है, किस समय को निर्धारित करता है जो सांची का स्तूप है? ऑप्शन ए मौर्यों का, ऑप्शन बी कुषाणों का, ऑप्शन सी सातवाहनों का, ऑप्शन डी गुप्तों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मौर्यों का। जो सांची का स्तूप है, विशाल स्तूप है, यह मौर्य समय को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजा प्रसाद से संबद्ध है? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी हस्तिनापुर, ऑप्शन डी कुम्भहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कुम्भहार। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र क्या है? ऑप्शन ए एक प्राचीन ग्राम का नाम है, ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, ऑप्शन सी है तारों का एक समूह है, ऑप्शन डी भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया एक प्रशस्ति पत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जो ताम्रपत्र है वह मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और यह तांबे की एक प्लेट हुआ करती थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी आजीवक, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, आजीवक को। जो बराबर की गुफाएं थी उसको सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? ऑप्शन ए सारनाथ सिंह शीर्ष, ऑप्शन बी धौली हस्ती, ऑप्शन सी मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति, ऑप्शन डी रामपुरवा वृषभ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति जो शिल्प कला मौर्य काल का नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल है वो मुख्यतः किससे बना हुआ था? ऑप्शन ए ईंटों से, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, लकड़ी का। जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल है वह मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
भूमि अनुदान किन्हें दिए जाते थे? जो कि शाही दरबार से जुड़े हुए थे, जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए है कायस्थ, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी राजमुखिया, ऑप्शन डी राजपूत और मुसलमान अधिकारी, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ब्राह्मण। जो भूमि अनुदान थे उन्हें ब्राह्मण को दिए जाते थे, जो कि शाही दरबार से जुड़े हुए थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भूमिदान सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य सातवाहन कालीन रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है, और सातवाहन और कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी में भूमिदान की अक्षय नीवी प्रणाली की शुरुआत की, और सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की थी। ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा चालू की थी। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों के द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन ए मौर्यों, ऑप्शन बी भारतीय यूनानियों, ऑप्शन सी गुप्तों, ऑप्शन डी कुषाणों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय यूनानियों। जो भारत में सोने के सिक्के भारतीय यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम जारी किए गए थे, और हिंदू यूनानियों ने प्रचलित किया था, और सर्वप्रथम लेखयुक्त और रूप चित्रात्मक सिक्के भी इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। तो इंडो ग्रीक शासक जो मिनांडर की मुद्रा पर धर्मचक्र का चिन्ह मिलता था। तो इस प्रकार से जो शक वंश के कार्दमक शाखा का संस्थापक चस्टन था, और ये जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेशन सी का लेखक है वो अभी तक उसको पता नहीं चला। देखते हैं अगला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा? ऑप्शन ए टेसियस, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी टालमी, ऑप्शन डी स्ट्रेबो, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन ए संगम साहित्य, ऑप्शन बी मिलिंद पन्हों, ऑप्शन सी है जातक कहानियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मिलिंद पन्हों, जो कि प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था? ऑप्शन ए चस्टन, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी नहपान, ऑप्शन डी जयदामन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चस्टन, जो शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा मौर्योत्तर काल का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो हमारा संगम काल के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी चेरा, ऑप्शन सी पश्चिमी शक, ऑप्शन डी वाकाटक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार से आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वह संगम काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और इसी सीरीज में ये जो संगम काल के बाद हम अगली सीरीज पढ़ते जाएंगे। ये बीपीएससी एग्ज़ाम TRE 4 और TRE 5 जो कि आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो
जो कि अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं मौर्य और मौर्योत्तर काल तक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।